29 April 2022 डेली करंट अफेयर्स DCA इन हिंदी। राष्ट्रीय मामले। आगरा देश का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम प्राप्त करेगा। आगरा को मिलेगा देश का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवर अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ये वैक्यूम सीवर सार्वजनिक क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। 5 साल तक सीवर का रखरखाव और पूरी देखभाल नीदरलैंड की कंपनी करेगी। आगरा में सफल परीक्षण के बाद केरल के कोच्चि नगर निगम में वैक्यूम सीवर लगाए जाने की उम्मीद है। प्रमुख बिंदु। इस तकनीक को वर्तमान में निचले इलाकों में नियोजित किया जा रहा है। आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ताजमहल के पास निचले इलाके में लगभग 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम से रु. 5 करोड़, जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र में चेंबर की स्थिति और समस्या का पता लगाने में मदद करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित सेंसर के साथ वनवंतु कक्ष बनाए गए हैं। सीवर कनेक्शन परियोजना पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 100 करोड़ 60,000 घरों को जोड़ने के लिए 53 किलोमीटर का सीवर पाइप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लोक नृत्य रामलीला, ब्रज रासलीला, चारकुला, रसिया। फिनलैंड की आर्थिक मामलों की मंत्री मीका लिंटिला ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत का दौरा किया। फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री मीका लिंटिला ने 16-1 अप्रैल 2022 को क्वांटम प्रौद्योगिकी, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया। उनके साथ अवर सचिव पेट्री पेल्टोनन और टीम फिनलैंड का व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी था। यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। यात्रा के उद्देश्य फिनिश कंपनियों के निर्यात को बढ़ावा देना, भारतीय कंपनियों, विशेषज्ञों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में फिनलैंड की छवि को मजबूत करना। भारत फिनलैंड क्वांटम कंप्यूटिंग वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे। दोनों देशों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिनव अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके तहत भारतीय पक्ष ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख संस्थानों की पहचान की है। IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, तमिलनाडु। IISER भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र। CDEC उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र, पुणे। प्रमुख बिंदु। यह निर्णय भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के साथ फिनिश मंत्री मीका लिंटिला की बैठक के बाद हुआ। फिनिश कंपनियों ने कार्बन तटस्थ प्रौद्योगिकियों के लिए भारत के साथ सहयोग करने और जलवायु परिवर्तन में स्थिरता के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने इलेक्ट्रिक वाहन, साइबर भौतिक प्रणाली, क्वांटम प्रौद्योगिकी, भविष्य के निर्माण, हरित हाइड्रोजन ईंधन जैसे कई नए मिशन मोड कार्यक्रम शुरू किए हैं और फिनलैंड के साथ संयुक्त सहयोग की मांग की है। फिनिश मंत्री ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले नए उत्पादों और सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा अनुसंधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानव नमूनों की मध्यस्थता के लिए फिनलैंड की बायोबैंक परियोजना में गहन सहयोग की संभावना का पता लगाने के लिए भी आमंत्रित किया। ध्यान देने योग्य बातें। भारत सरकार के अनुमान के अनुसार फिनिश कंपनियों ने अप्रैल 2000 से दिसंबर 2019 के बीच 497 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। यूरोपीय संघ के भीतर फिनलैंड भारत में निवेश करने वाले देशों में वें स्थान पर है। 300 से अधिक फिनिश कंपनियों का भारत में संचालन है।
भारत और फिनलैंड अंटार्कटिक संधि के सलाहकार सदस्य हैं। फिनलैंड 2023 में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा और भारत 2024 में मेजबानी करेगा। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की भारत यात्रा का अवलोकन। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की दिवसीय भारत यात्रा का अवलोकन। मॉरीशस के प्रधानमंत्री पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ 17-24 अप्रैल 2022 को व्यापक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की आधिकारिक 1 दिवसीय यात्रा पर थे। उन्हें उनके भारतीय समकक्ष पीएम नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया था। उनके साथ उनकी पत्नी कोबिता जगन्नाथ और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। उन्होंने 19 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के शिलान्यास समारोह में भाग लिया। उन्होंने 20 अप्रैल को गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 में भी भाग लिया। यात्रा के दौरान उन्होंने वाराणसी, उत्तर प्रदेश की भी यात्रा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा पर्यटकों के लिए आयुष वीजा लॉन्च किया। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उन पर्यटकों के लिए आयुष वीजा की एक विशेष श्रेणी शुरू करने की घोषणा की, जो चिकित्सा उपचार या पर्यटन के लिए भारत आना चाहते हैं। यह लॉन्च भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के हील इन इंडिया अभियान का एक हिस्सा है। इस संबंध में केंद्र सरकार स्थानीय स्तर पर बने आयुष उत्पादों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष आयुष चिन्ह भी लॉन्च करेगी। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान घोषणा की गई थी। मुख्य बिंदु। यह विशेष वीजा श्रेणी भारत में चिकित्सा उपचार चाहने वाले विदेशी यात्रियों चिकित्सा पर्यटकों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाएगी। 2 आयुष चिन्ह वैश्विक उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले सुनिश्चित आयुष उत्पादों का आश्वासन देगा। 3 एक आयुष पार्क भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें आयुष उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। 4 आयुष आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के लिए खड़ा है। पीएम मोदी ने मॉरीशस के पीएम के साथ बैठक की। विभिन्न क्षेत्रों में भारत और मॉरीशस के बीच सहयोग को गहरा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और प्रविंद कुमार जगन्नाथ के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई। मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने भारत को के रूप में स्वीकार किया। विश्व की फार्मेसी। ध्यान देने योग्य बातें। जनवरी 2022 में दोनों प्रधानमंत्रियों ने 956 इकाइयों के साथ $45 मिलियन की सामाजिक आवास परियोजना का उद्घाटन किया और $500 मिलियन से अधिक की भारतीय सहायता से एक सौर ऊर्जा संयंत्र और एक सिविल सेवा कॉलेज का निर्माण शुरू किया। मार्च 2022 में मॉरीशस औपचारिक रूप से कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, भारत, श्रीलंका और मालदीव के एक समूह का सदस्य बन गया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया भारत का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो, दूध वाणी। पीएम मोदी ने लॉन्च किया भारत का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवाणी। प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने 1820 अप्रैल 2022 तक गुजरात की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पशुपालन को समर्पित भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन CRS दूध वाणी का उद्घाटन किया। यह कृषि और पशुपालन पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी के साथ किसानों की सहायता के लिए स्थापित किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित भी किया है। गुजरात के दामा में एक जैविक खाद और बायोगैस संयंत्र। गुजरात में खीमाना, रत्नपुरा भीलडी, राधनपुर और थावर में 100 टन क्षमता वाले 4 गोबर गैस संयंत्रों की आधारशिला रखी। दूधवाणी के बारे में। यह बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बनास डेयरी, पालनपुर, गुजरात द्वारा स्थापित किया गया है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन, दूध वाणी, 90.4 FM, गुजरात के 1700 गांवों में 5 लाख से अधिक डेयरी किसानों को जोड़ेगा।
डेयरी कॉम्प्लेक्स में प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध को संसाधित करने की क्षमता होगी, साथ ही साथ 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन गाढ़ा दूध, खोया और प्रतिदिन 6 टन चॉकलेट का उत्पादन होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), प्रमुख डेयरी विकास संगठन ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से डेयरी किसानों को समर्पित एक द्विसाप्ताहिक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है। नोट: दूध वाणी की स्थापना भारत में डेयरी किसानों के लिए पहली ऐसी पहल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। मार्च 2022 तक एपीवाई योजना में कुल नामांकन 4.01 करोड़ को पार कर गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार, मार्च 2022 तक, केंद्र सरकार की सेवानिवृत्ति लाभ योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कुल नामांकन 4.01 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें से 99 लाख से अधिक एपीवाई खाते वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान खोले गए थे। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित गारंटीकृत पेंशन योजना है। यह योजना भारत के किसी भी नागरिक को 1840 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बैंक या डाकघर शाखाओं के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देती है, जहां किसी के पास बचत बैंक खाता है। इस योजना के तहत एक ग्राहक को न्यूनतम गारंटी पेंशन 1000 रुपये से रु. 60 वर्ष की आयु से 5000 प्रति माह, उनके योगदान के आधार पर। ग्राहक की मृत्यु के बाद ग्राहक के पति या पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ग्राहक और पति या पत्नी दोनों के निधन पर, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। मिया ने चीन के बीआरआई का मुकाबला करने के लिए ग्रोथ मॉडल लॉन्च किया। विदेश मंत्रालय मिया ने हाल ही में त्रिपक्षीय विकास सहयोग (टीडीसी) फंड नामक एक मंच लॉन्च किया है, जो भारत प्रशांत क्षेत्र, जिसमें उष्णकटिबंधीय भी शामिल है, में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए राज्य के समर्थन के साथ निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को एक साथ लाएगा। हिंद महासागर का पानी, पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर और इंडोनेशिया के सामान्य क्षेत्र में दोनों को जोड़ने वाले समुद्र और अन्य भौगोलिक क्षेत्र। इसका उद्देश्य चीनी विकास साझेदारी मॉडल का एक विकल्प प्रदान करना है, जिसने विकासशील दुनिया के कुछ हिस्सों को कर्ज के जाल में धकेल दिया है। यूनाइटेड किंगडम (यूके) के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 21 अप्रैल 2022 को भारत का दौरा किया। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। दोनों नेताओं ने त्रिपक्षीय विकास सहयोग (टीडीसी) के क्षेत्र में भारत-यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप (जीआईपी) के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था को अंतिम रूप देने की सराहना की। भारत-यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप (जीआईपी) के बारे में। जीआईपी जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ जैसे नवाचार और विकास क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने में रुचि रखने वाले अन्य देशों के साथ त्रिपक्षीय परियोजनाओं में टीडीसी फंड का उपयोग करने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। इस साझेदारी में, भारत और यूनाइटेड किंगडम 14 वर्षों में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का सहवित्त पोषण करेंगे ताकि भारत से एशिया, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक के तीसरे देशों में जलवायु स्मार्ट समावेशी नवाचारों के हस्तांतरण और स्केल अप का समर्थन किया जा सके, जिससे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाई जा सके। जीआईपी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में कई हितधारकों से जुड़ने और सहयोग करने के लिए एक ऑनलाइन ई-बाजार मंच स्थापित करेगा। जीआईपी और टीडीसी फंड का महत्व। भारत जीआईपी में योगदान करने के लिए टीडीसी फंड का उपयोग करने का इरादा रखता है, जो अनुदान, विकास पूंजी निवेश और तकनीकी सहायता प्रदान करके भारतीय स्टार्टअप और नवाचारों का वैश्वीकरण करेगा। टीडीसी चीन के विकास साझेदारी मॉडल, बेल्ट रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का एक व्यवहार्य विकल्प होगा, जिसने भारत के पड़ोसियों पर चीनी प्रभाव को बढ़ा दिया है और उन्हें कर्ज के जाल में डाल दिया है।
नोट: चीन की बेल्ट रोड पहल BRI एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास पहल है जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेश नीति का केंद्र बिंदु बन गई है। चीन का कर्ज का जाल: चीन बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, म्यांमार और श्रीलंका सहित भारत के पड़ोसियों पर अपना प्रभाव और आर्थिक भार बढ़ाने के लिए दौड़ रहा है। भारत ने जनवरी से मार्च 2022 के दौरान इस्पात उत्पादन में 5.9% की वृद्धि दर्ज की। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA द्वारा 22 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने जनवरी से मार्च 2022 तक 5.9% की वृद्धि के साथ 31.9 मिलियन टन MT स्टील का उत्पादन किया है, जहां चीन और जापान की विकास दर घटकर क्रमश 10.5% और 2.9% हो गई। विश्व के शीर्ष 10 इस्पात उत्पादक देशों में भारत एकमात्र देश है जिसने जनवरी से मार्च की अवधि में इस्पात उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है। अकेले मार्च में भारत का इस्पात उत्पादन 4.4% की वृद्धि दर के साथ 10.9 मीट्रिक टन रहा। भारत के साथ ब्राजील एकमात्र अन्य देश है जो शीर्ष 10 देशों में शामिल है जिन्होंने मार्च के महीने में 5.4% के साथ वृद्धि दर्ज की है। इस वृद्धि से भारत को अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में 500 मिलियन टन उत्पादन क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। भारत के इस्पात उत्पादन में वृद्धि: भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान 120 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात और 2020-2021 में लगभग 102 मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया। तो यह दर्शाता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में देश के उत्पादन की तुलना में उत्पादन लगभग 18% अधिक था। राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार के बारे में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय नई दिल्ली, भारत में राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार 2021 की मेजबानी करेगा। यह विनिर्माण, अनुसंधान और विकास R&D, डिजाइन, शिक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों को कवर करने वाले लौह और इस्पात क्षेत्र में धातुकर्मियों और इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान और के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके विशिष्ट योगदान को भी मान्यता देता है। आत्मानवीर भारत पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार, युवा धातुकर्मी, पर्यावरण विज्ञान, युवा धातुकर्मी, धातु विज्ञान, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए पुरस्कार। इस्पात मंत्रालय के बारे में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात राज्य मंत्रालय फग्गन सिंह कुलस्ते। जामताड़ा बना देश का पहला जिला, हर गांव में होगा पुस्तकालय। झारखंड का जामताड़ा देश का पहला जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। जिले की कुल आबादी लगभग 8 लाख है। 6 ब्लॉकों के तहत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो छात्रों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। कैरियर परामर्श सत्र और प्रेरक कक्षाएं भी मुफ्त आयोजित की जाती हैं। यहाँ लागत का वे वित्त आयोग के तहत परित्यक्त इमारतों को पुस्तकालयों, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR से प्राप्त धन में परिवर्तित कर दिया गया था। 13 नवंबर 2020 को उपायुक्त फैज अहमद मुमताज की सहायता से पहला जिला पुस्तकालय स्थापित किया गया था। ICAI 118 वर्षों में पहली बार लेखाकारों की विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स WCOA की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह आयोजन 18 नवंबर 2022 से 21 नवंबर 2022 तक होगा। यह आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में नवनिर्मित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस बार की थीम बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी होगी।
WCOA 1904 में शुरू होने के बाद से हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ICAI के अध्यक्ष देबाशीष मित्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले। एस्टोनिया दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी करता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, CCDCOE, एस्टोनिया की राजधानी तेलिन में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास, लॉक्ड शील्ड्स 2022 का आयोजन कर रहा है। साइबर विशेषज्ञ बड़े पैमाने पर साइबर हमले में राष्ट्रीय नागरिक और सैन्य IT प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का अभ्यास करते हैं। यह गहन दबाव की स्थितियों में आयोजित किया जाता है, जिसमें टीमों ने परिष्कृत साइबर हमलों की एक श्रृंखला का मुकाबला किया है। काल्पनिक द्वीप देश, बेरिलिया को यथार्थवादी और चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों के लिए विकसित किया गया है, जो वर्तमान सुरक्षा वातावरण पर विचार करते हैं। बैंकिंग और वित्त। फिनमैप ने फिक्स्ड डिपॉजिट फीचर लॉन्च करने के लिए बजाज फाइनेंस के साथ साझेदारी की। फिनमैप ने बजाज फाइनेंस के साथ सावधि जमा सुविधा शुरू करने के लिए साझेदारी की। फिनटेक फर्म फिनमैप ने बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए अपने आवेदन पर सावधि जमा एफडी सुविधा शुरू करने के लिए पुणे, महाराष्ट्र स्थित बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड बजाज फिनसर्व लिमिटेड की ऋण देने वाली शाखा है। मुख्य बिंदु। FINA में PPF यूजर्स की FD पर 7.35% की ब्याज दर ऑफर करता है। निवेशक अपने FD के लिए कई अवधियों में से चुन सकते हैं, जैसे कि 15, 18, 22, 30, 33 और 44 महीने, या क्रमशः 1, 3 और 5 साल के कार्यकाल का विकल्प चुन सकते हैं। बजाज फाइनेंस नए, मौजूदा और वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को उच्चतम ब्याज दरें दे रहा है। उच्च ब्याज दरों के साथ एक निश्चित आय उत्पाद की पेशकश कर रहा है। फिनमैप के बारे में। सहसंस्थापक और CEO कुमार विनीत। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। अर्थव्यवस्था और व्यापार। L&T हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ सहयोग करेगा। L&T हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ सहयोग करेगा। 26 अप्रैल 2022 को लार्सन एंड टुब्रो, L&T ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे, महाराष्ट्र के साथ हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के सह अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें कार्बन पदचिह्न नहीं होता है। मुख्य बिंदु। इस साझेदारी के तहत L&T अपनी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, उत्पाद स्केल अप और व्यावसायीकरण की जानकारी का उपयोग करेगा, जबकि IIT बॉम्बे स्वदेशी वैश्विक प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकीविदों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान का उपयोग करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत का 2070 तक शुद्ध शून्य बनने का अपना महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन और हरी अमोनिया के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को अधिसूचित किया है। यह आयात पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा भी प्रदान करेगा। TAZIZ और RIL ने TAZIZ EDC और PVC प्रोजेक्ट के लिए शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए। न्यूनिट पर समझौता किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने अबू धाबी केमिकल्स डेरिवेटिव्स कंपनी RSC लिमिटेड TAZIZ के साथ संयुक्त उद्यम TAZIZ EDC एंड PVC प्रोजेक्ट, एक विश्व स्तरीय रासायनिक उत्पादन साझेदारी के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के लिए एक औपचारिक शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रुवाइस, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE,
में TAZIZ औद्योगिक रसायन क्षेत्र में RIL, TAZIZ EDC एंड PVC में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC और ADQ, अबू धाबी स्थित निवेश और होल्डिंग कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदार है। हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त उद्यम की शर्तों पर TAZIZ के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO खलीफा अल महेरी और RIL की रणनीति और व्यवसाय विकास के अध्यक्ष कमल नानावती द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नोट: डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री और ADNOC के प्रबंध निदेशक और समूह CEO और मुकेश अंबानी, RIL के अध्यक्ष ने पारंपरिक के अन्वेषण, विकास और उत्पादन में सहयोग का पता लगाने के लिए ADNOC और रिलायंस के बीच एक हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते का आदान प्रदान किया। अबू धाबी में अपरंपरागत संसाधन ताजीज EDC और PVC परियोजना के बारे में TAZIZ EDC और PVC संयुक्त उद्यम JV, एक क्लोरक्षार, एथिलीन डाइक्लोराइड EDC और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का निर्माण और संचालन करेगा। 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम AED 7.34 बिलियन के कुल निवेश के साथ उत्पादन सुविधा। इन रसायनों का पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में उत्पादन किया जाएगा, जिससे स्थानीय निर्माताओं के लिए अमीरात में इसे बनाने के लिए नए राजस्व प्रवाह और अवसरों को अनलॉक किया जाएगा। यह परियोजना आयात के प्रतिस्थापन और नई स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण को सक्षम बनाएगी। यह विश्व स्तर पर इन रसायनों की बढ़ती मांगों को भी पूरा करेगा। परियोजना अंतिम निवेश निर्णय FID से पहले विस्तृत डिजाइन चरण की ओर प्रगति करती है, जिसके 2022 में होने की उम्मीद है। प्रमुख बिंदु: TAZIZ में 3 क्षेत्र शामिल हैं, जो हैं औद्योगिक रसायन क्षेत्र, लाइट इंडस्ट्रियल जोन और इंडस्ट्रियल सर्विसेज जोन। ताजीज इंडस्ट्रियल केमिकल जोन परियोजनाएं वर्तमान में 2025 में प्रोजेक्ट स्टार्टअप के साथ डिजाइन चरण में हैं। RIL 19 लाख करोड़ रुपए के MCAP तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। 27 अप्रैल 2022 को RIL पहली भारतीय कंपनी बन गई। 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के निशान तक पहुंचे। BSE पर मार्केट विवेट स्टॉक 1.85% बढ़कर 2827.10 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद RIL ने यह उपलब्धि हासिल की है। BSE के मुताबिक शेयर की कीमत में तेजी के बाद RIL का बाजार मूल्यांकन बढ़कर 19,12,814 करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले मार्च 2022 में RIL का बाजार मूल्यांकन 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया था और अक्टूबर 2021 में इसका बाजार मूल्यांकन 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया था। पुरस्कार और सम्मान: विद्यानोंदो एजुकेशनल चैरिटी के संस्थापक किशोर दास को मिला वां कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। बांग्लादेश एजुकेशनल चैरिटी के संस्थापक किशोर दास को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने वाले किशोर कुमार दास को उनकी स्वैच्छिक सेवा के सम्मान में 223वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार के रूप में मान्यता दी है, जो एक शैक्षिक स्वैच्छिक संगठन है जिसने शिक्षा तक पहुंच में सुधार किया है। हाशिए की पृष्ठभूमि के 1200 से अधिक बच्चों के लिए पॉइंट ऑफ लाइट उत्कृष्ट व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को प्रदान किया जाता है, वे लोग जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। विद्यानोंदो के बारे में: विद्यानोंदो एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना किशोर दास ने 2013 में की थी। यह बांग्लादेश के गरीब समुदाय की मदद करता है और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को करता है। नीम केवल 22 छात्रों के साथ शुरू हुई। यह अब 5 प्राथमिक स्कूल चलाता है, जो बच्चों को उच्च शिक्षा में जारी रखने में मदद करने के लिए मुफ्त शैक्षणिक कोचिंग सत्र और छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसने एक भोजन कार्यक्रम, एक तक आहार
भी शुरू किया, जिसने कमजोर लोगों, विशेष रूप से बच्चों और बेघर लोगों के लिए 10,000 से अधिक पौष्टिक भोजन प्रदान किया। नियुक्तियां और इस्तीफा। नेस्कॉम ने 2022-2023 के लिए कृष्णन रामानुजम को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। टीसीएस के कृष्णन रामानुजम को के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को 2022-23 की अवधि के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। कृष्णन भारत में एक्सेंचर की अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक सुश्री रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे, जिन्होंने वर्ष 2021-2022 के लिए नेस्कॉम की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नेस्कॉम ने 2022-23 के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त करने की भी घोषणा की। माहेश्वरी रामानुजम से पद संभालेंगे। कृष्णन रामानुजम के बारे में। कृष्णन इससे पहले नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके पास टीसीएस के साथ लगभग 15 वर्षों का अनुभव है, जहां उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जैसे कि व्यापार और प्रौद्योगिकी सेवाओं के अध्यक्ष 2017 से, ग्लोबल हेड और वाइस प्रेसिडेंट कंसल्टिंग एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस से। 2006-2009 के दौरान टीसीएस के मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ। प्रमुख बिंदु। नए नेस्कॉम नेतृत्व, इसके अध्यक्ष देवजानी घोष के साथ का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी एटी, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन बीपीएम, उद्योग के लिए 2025 विजन 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्योग बनाना को प्राप्त करने में संगठन का मार्गदर्शन करना है। प्राथमिकताओं का सेट। प्रौद्योगिकी क्षमता से प्रौद्योगिकी प्रभाव तक विकास क्षमता को अधिकतम करने के लिए प्रौद्योगिकी उद्योग की दिशा को पुनः संरेखित और पुनः जांचना प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। स्किल्ड डिजिटल टैलेंट, इम्पैक्ट और इनोवेशन के लिए पसंदीदा हब के रूप में भारत पर पुनर्विचार करें और प्रौद्योगिकी की भविष्य की तैयारी को उत्प्रेरित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के अगले मोर्चे को आकार दें। नेस्कॉम उन नीतियों को विकसित करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करना जारी रखेगा जो भारतीय आईटी क्षेत्र के विस्तार में सहायता करेंगी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम के बारे में। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम भारत में टेक उद्योग का प्रमुख व्यापार निकाय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम। स्थापित 1988। मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश। कैपजेमिनी के सीईओ अश्विन यार्डी को यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कैपजेमिनी के सीईओ अश्विन यार्डी ने यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह-अध्यक्ष नियुक्त किए। भारत में कैपजेमिनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अश्विन यार्डी को युवा के बोर्ड के सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जेनरेशन अनलिमिटेड इंडिया। जेनरेशन अनलिमिटेड का इंडिया चैप्टर तुरंत प्रभावी। युवा को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का सहयोग प्राप्त है। अश्विन यार्डी युवा बोर्ड के साथ यासुमासा किमुरा यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि के साथ सह-अध्यक्ष होंगे। अश्विन यार्डी के बारे में। अश्विन यार्डी दिसंबर 2018 से भारत में कैपजेमिनी के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जनवरी 2021 तक मुख्य औद्योगिकरण और स्वचालन अधिकारी के रूप में भी काम किया है। उन्होंने 2016 से 2018 तक कंपनी के सीईओ के रूप में भी काम किया है। युवा के वर्तमान बोर्ड में शामिल हैं बोर्ड के सदस्य और संस्थापक भागीदार अमित अग्रवाल, एसवीपी इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स, अमेज़न। एंड्रिया एम वोजनार, यूएनएफपीए भारत के प्रतिनिधि और भूटान देश निदेशक। मंजुला सिंह, कार्यक्रम निदेशक, बाल निवेश कोष फाउंडेशन, CIFF। बोर्ड के सदस्यों। स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, SVYM,
के संस्थापक डॉ. बालासुब्रमण्यन, गीता गोयल, प्रबंध निदेशक, माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन, मदन पड़ाकाई, संस्थापक और सीईओ, वन ब्रिज सदस्य, केविन फ्रे, सीईओ, जेनरेशन अनलिमिटेड, ग्लोबल, कोपल गुप्ता और ऋचा गुप्ता, यंग पीपल एक्शन टीम, YPAT, के प्रतिनिधि। YUWAH का लक्ष्य। YUWAH ने 300 युवाओं को चेंज मेकर्स के रूप में नामांकित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बोर्ड को साहसिक रणनीतियों और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होगी। बोर्ड भारत में युवाओं को, विशेष रूप से सबसे अधिक हाशिए के लोगों के लिए आवश्यक उपकरण और सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और उन्हें 21वीं सदी की मांगों को नेविगेट करने में सक्षम बनाएगा। जेनरेशन अनलिमिटेड के बारे में। जेनरेशन अनलिमिटेड को 2018 में संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा लॉन्च किया गया था। सह-अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस, UN के महासचिव, पॉल कागामे, राष्ट्रपति, रवांडा गणराज्य, और पाउला मेवीक्स, राष्ट्रपति, त्रिनिदाद और टोबैगो। युवा, जेनरेशन अनलिमिटेड का भारत अध्याय 2019 में लॉन्च किया गया था। जेनराली एशिया ने ब्रूस डी ब्रोइज को फ्यूचर जेनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया। मीर नजीत मुखर्जी को सफलता। जेनरली एशिया ने ब्रूस डी ब्रोइज को MD और CEO नियुक्त किया। जेनेराली एशिया ने ब्रूस डी ब्रोइज को जनरली और फ्यूचर ग्रुप द्वारा समर्थित फ्यूचर जेनेराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस (FGILI) के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है। ब्रूस डी ब्रोइज ने मीर नजीत मुखर्जी का स्थान लिया, जो सितंबर 2021 से फ्यूचर जेनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के अंतरिम CEO के रूप में कार्यरत हैं। वह वर्तमान में जेनरली में एशिया के वितरण के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। यह नियुक्ति FGILI में अपना बहुलांश हितधारक बनने के लिए लेनदेन पूरा करके अपनी स्थिति को मजबूत करने के जनरली के कदम का अनुसरण करती है। ब्रूस डी ब्रोइज के बारे में। जेनेराली में शामिल होने से पहले, ब्रूस डी ब्रोइज ने एक्सा एशिया के लिए क्षेत्रीय मुख्य वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्होंने कई वर्षों तक AIG और एलियांज के साथ विभिन्न वरिष्ठ वितरण नेतृत्व भूमिकाओं में भी काम किया है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया प्रशांत, विशेष रूप से कोरिया, चीन, ताइवान, जापान और हांगकांग में जीवन और P&C बीमा कंपनियों दोनों में लगभग 3 दशकों का बीमा अनुभव है। फ्यूचर जेनेराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस (FGILI) के बारे में। MD और CEO, ब्रूस डी ब्रोइज 2006 में लॉन्च किया गया। मुख्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र। खेल। रेड बुल के वेरस्टैप्पेन ने एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता। मैक्स वेरस्टैप्पेन ने एमिलिया रोमाग्ना फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स जीता। 24 अप्रैल 2022 को बेल्जियमर्च रेसिंग ड्राइवर मैक्स एमिलियन वेरस्टैपेन ने ऑटोड्रोमो एंजो इडिनो फेरारी में आयोजित रेड बुल 12 रेस में मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर सर्जियो मिशेल पेरेज मेंडोजा पर एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2022 का तीसरा संस्करण जीता। इमोला सर्किट, इटली। मुख्य बिंदु 2 मार्च 2022 में आयोजित सऊदी अरब ग्रां प्री 2022 के बाद यह वेरस्टैपेन की दूसरी जीत थी। मैक्लेरन मर्सिडीज के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए ब्रिटिश बेल्जियम के रेसिंग ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने तीसरा स्थान हासिल। एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स के बारे में। एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स इटली के इमोला शहर में आयोजित ऑटोड्रोमो इंटरनेजियोनेल एंजो इडिनो फेरारी सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट है। पहली बार आयोजित 2020। सबसे अधिक जीत, ड्राइवर, मैक्स वर्स्टापेन, 2। सबसे अधिक जीत, कंस्ट्रक्टर्स, ऑस्ट्रिया रेड बुल रेसिंग, 2। भारतीय GM गुकेश ने मिनोर्का ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता।
भारतीय जीएम गुकेश ने मिनोरका उपनशतरंज टूर्नामेंट जीता। 24 अप्रैल 2022 को द इंडियन ग्रैंड मास्टर जीएम डोमाराजू गुकेश ने स्पेन के सियुताडेला डी मेनोरका में आयोजित मेनोरका ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का ग्रुप ए जीता। पुरस्कार में 1600 यूरो का नकद इनाम और एक ट्रॉफी शामिल है। मुख्य बिंदु: गुकेश ने फाइनल राउंड में अपने हमवतन जीएम अधिबान भास्करन को 7 राउंड में 6 अंकों से हराया। जीत के बाद गुकेश ने 13.4 ELO अंक हासिल किए और विश्व रैंकिंग के शीर्ष 80 में प्रवेश किया। दूसरा स्थान भारतीय जीएम आर्यन चोपड़ा ने 5.5 अंकों के साथ हासिल किया, जबकि तीसरा स्थान अर्मेनियाई जीएम शांत सरगस्यान ने जीता। कुल मिलाकर भारतीय ग्रैंडमास्टर ने मेनोरका ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 की शीर्ष 10 रैंकिंग में 7 स्थान हासिल किए हैं। नोट: गुकेश ने 17 अप्रैल 2022 को स्पेन के ला रोडा में आयोजित वां ओपन अजेद्रेज ला रोडा शतरंज टूर्नामेंट भी जीता था। महत्वपूर्ण दिन: विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022, 24 से 30 अप्रैल। विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल। विश्व टीकाकरण सप्ताह हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दुनिया भर में मनाया जाता है, ताकि सामूहिक कार्रवाई को उजागर किया जा सके और सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 24 से 30 अप्रैल 2022 तक मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रतिवर्ष सप्ताह का आयोजन किया जाता है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय सभी के लिए लंबा जीवन है। विषय इस संदेश को फैलाने पर केंद्रित है कि टीकाकरण दुनिया के सबसे सफल और लागत प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक है। पृष्ठभूमि: टीकाकरण सप्ताह एक वैश्विक आंदोलन पहली बार 2003 में अमेरिका के क्षेत्र में पेश किया गया था। बाद में इसे अप्रैल 2012 में WHO के 6 क्षेत्रों में 180 से अधिक सदस्य राज्यों, क्षेत्रों और क्षेत्रों की भागीदारी के साथ एक साथ देखा गया था। 65वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) ने 26 मई 2012 को WHA 65.18 के प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें WHA के सदस्य राज्यों से अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में नामित करने का अनुरोध किया गया था। टीकाकरण के बारे में: टीकाकरण सबसे सफल और लागत प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक है और हर साल 2 से 3 मिलियन मौतों को रोकता है। टीकाकरण एजेंडा 2030 IA 2030 किसी को पीछे नहीं छोड़ने की वैश्विक रणनीति 2021-2030 के दशक के लिए टीकों और टीकाकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी, व्यापक वैश्विक दृष्टि और रणनीति निर्धारित करती है। रणनीति को हर देश के हितों का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य समुदाय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितधारकों की गतिविधियों को एक ऐसी दुनिया को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और संरेखित करना है, जहां हर कोई, हर जगह, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए टीकों से पूरी तरह से लाभान्वित हो। राज्य समाचार: NHLML और RTDC-HP लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में रोपवे के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल में रोपवे के विकास के लिए NHLML और RTDC के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। 26 अप्रैल 2022 को रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HP) हिमाचल प्रदेश लिमिटेड (RTDC) और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) ने कुल 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। पर्वतमाला योजना के तहत 57.1 किलोमीटर की कुल लागत रु. हिमाचल प्रदेश में 3232 करोड़ में। प्रारंभिक चरण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में 7 रोपवे परियोजनाओं के व्यवहार्यता अध्ययन के साथ शुरू होगा। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति में
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य बिंदु: जिन 7 रोपवे का निर्माण किया जाना है, वे हैं: 1 पालमपुर थत्रीचुंजा ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 13.5 किमी है, जिसकी लागत रु. 605 करोड़। 2 शिरगुल महादेव मंदिर से चुधर, जिला सिरमौर, की लंबाई 8 किमी की लागत के साथ रु. 250 करोड़। 3 लुन्हू बंदला, जिला बिलासपुर, जिसकी लंबाई 3 किमी है, जिसकी लागत रु. 150 करोड़। 4 हिमानी से चामुंडा, जिला कांगड़ा, की लंबाई 6.5 किमी है, जिसकी लागत रु. 289 करोड़। 5 बिजली महादेव मंदिर, जिला कुल्लू, 3.2 किमी लंबा, जिसकी लागत रु. 200 करोड़। 6 भरमौर से भरमौर माता मंदिर, 2.5 किमी लंबा, जिसकी लागत रु. 120 करोड़। 7 किलर से सच्च दर्रा, जिला चंबा, जिसकी लंबाई 20.4 किमी है, जिसकी लागत रु. 1618 करोड़। पर्वतमाला योजना के बारे में: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, हाइपरलिंक, https://pibgov.in.writeraddataspecifics documents 2022 Feb doc 202215161001.pdf पर्वतमाला की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर कनेक्टिविटी में सुधार और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ परिवहन प्रदान करने के लिए की गई थी। नोडल मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH, रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों के विकास के लिए जिम्मेदार है। नोट: फरवरी 2021 में भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया गया और MoRTH को रोपवे और अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस के विकास की देखभाल करने में सक्षम बनाया।